गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फैमिली की जो कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फैमिली है। और फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी, जिसको बर्नेट ने दिया था। कॉमनली इसको मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं। और पुराना नाम इसका क्रूसीफेरी है, जो कि एल जेसू साहब ने दिया था। तो ब्रेसिका इसका जीनस है, टाइप जीनस। और ब्रेसिका की बहुत सी स्पीशीज़ हैं और बहुत बड़ा एक मतलब जीनस है, और उसमें कई स्पीशीज़ और सभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हैं। कॉमनली जो इसमें बहुत से प्लांट्स होते हैं, उनको अगर हम मिला के ग्रुप बोलते हैं तो कोल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, COLE, कोल क्रॉप। तो कोल क्रॉप में भी ये ब्रेसिका के आते हैं, और इसको विंटर वेजिटेबल्स भी कहते हैं, क्योंकि जाड़े के दिनों में ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो सब्जियों की दुकानों पे, स्टोर्स पे। और इसीलिए इसको एक तरह से विंटर फैमिली भी बोलते हैं, या फिर हम इसको मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं। तो ये फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम बचपने से इसमें जो छोटी क्लास से शुरू करते हैं, पहला प्लांट जो पढ़ते हैं वो सरसों का ही होता है, और उसी का प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो आइए देखते हैं इस फैमिली की जो खासियत है उनके बारे में हम क्या क्या और जानते हैं आज। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में 330 जनरा हैं, 330 जनरा एंड 3700 स्पीशीज़। कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है, मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्थ टेम्परेट जोन, जहाँ पे जाड़े रहते हैं, पर्टिकुलरली इन मेडिटेरियन रीजन। तो ये इसको क्लाइमेट उसी तरह का पसंद है, इसी वजह से यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इसका हमें देखने को मिलता है। टेक्सोनॉमिक प्लेसमेंट, तो इसको सबसे पहले जो क्लासीफाई किया बेंथम ओकर ने ही किया था, ऑर्डर लिया था पेराइटेल्स। कनक्रिस्ट ने इसको कैपरेल्स ऑर्डर में डाल दिया, तख्ताजान ने उसी को फॉलो किया, डेलग्रीन ने उसी को फॉलो किया, थॉर्ने ने भी उसी को फॉलो किया। लेकिन APG2 सिस्टम और AP वेब के मुताबिक ये इसको एक नया ऑर्डर दे दिया गया, ब्रेसिकेल्स। तो ये इसका महत्व बताता है कि एक नया ऑर्डर मिल गया ब्रेसिकेल्स, और पुरानी जो फैमिली का नाम क्रोसीफेरी दिया गया था बेंथम हुकर ने, वह बदल के हो गया ब्रेसिकेसी, जिसमें कैपरेसी भी इंक्लूड करी है APG वेब ने। एक ओवरव्यू अगर देखें तो ब्रेसिकेसी इज अ मीडियम साइज और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, आर इनफॉर्मली नोन एज मस्टर्ड और मस्टर्ड फ्लावर्स और क्रोसीफर और द कैबेज फैमिली. The name Brassicaceae is derived from the included genus Brassica. क्रूसीफेरी उसका पुराना नाम था क्रूसीफर, मीनिंग क्रॉस बेयरिंग, मतलब यहाँ पर क्रॉस बनता था। जो इसके पेटल्स होते थे उसमें क्रॉस बनता था, इसीलिए उसका नाम क्रूसीफेरी बन गया। डिस्क्राइब द 4 पेटल्स ऑफ मस्टर्ड फ्लावर्स, तो 4 थे और चारों में क्रॉस बनता था, इसलिए उसको नाम पुराना क्रूसीफेरी चलता रहा, और बहुत साल तक यही चलता रहा। उसके बाद फिर जो ICBN और आज इसको ICN कहते हैं, तो उसमें वियना कोड में ये थोड़े इम्प्रूवमेंट हुए। 18.5 और 18.6 जो वियना कोड है, इसने ये बताया कि जो फैमिलीज़ हो उसमें ACE लगेगा, और जो क्रूसीफेरी था उसमें क्या लगता था, RAE लगता था। तो ये गलत हो गया, इसको हटा दिया गया, और फिर जो इसका एक टाइप जीनस था ब्रेसिका, उसके नाम के आगे ACEAE लगा दिया गया, और फैमिली का नया नाम हो गया ब्रेसिकेसी, और क्रूसीफेरी चलन से बाहर हो गया। लेकिन बहुत सी किताबों में और बहुत से पुराने लिटरेचर में अभी भी आपको क्रूसीफेरी के नाम से ही फैमिली मिल जाएगी। बहरहाल आपको याद रखना है कि ये फैमिली ब्रेसिकेसी है। और क्यों ऐसा हुआ, तो वियना कोड, वियना शहर में जब ये मीटिंग हुई थी, वहाँ पर 18.5 जो आर्टिकल था और 18.6 उसके मुताबिक फैमिलीज़ के नाम में ACEAE लगेगा। सेलिएंट फीचर, हर्बेशियस प्लांट होते हैं, वाटरी सैप इसमें से निकलता है, सेपल्स पेटल जो हैं वो चार चार होते हैं, टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं, फ्री होते हैं, स्टेमेंस टेट्राडाइनमस होते हैं, ओवरी फॉल सेप्टम के साथ होती है, थिक प्लेसेंटा होता है, और रिम लाइक बन जाता है, वो प्लेसेंटा रिम लाइक बन जाता है, जिसे कहते हैं रेपलम। तो एक नया टर्म है जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, रेपलम, उसको ध्यान रखिए। ओवरी सुपीरियर प्लेसेंटेशन पेराइटल है, इसीलिए ऑर्डर पेराइटेल्स में रखा था बेंथम ओकर ने। फ्रूट सिलिकुआ और सिलिकुला दो तरह से होते हैं, लगभग एक ही जैसी होती है बनावट। आपने सरसों में जो बालियाँ आ जाती हैं उनको देखा होगा, उसी तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको कहते हैं सिलिकुआ।
डाइवर्सिटी जैसा पहले बात हुआ है कि 330 जनरा हैं और 3700 स्पीशीज़ हैं। ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के मुताबिक ये डेटा है। लार्जेस्ट जो जनरा है वो ड्रेबा है जिसकी 365 स्पीशीज़ हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जीनस है ड्रेबा। उसके अलावा जो मेजर जनरा तो ड्रेबा तो हमने देख ही लिया, 365 स्पीशीज़ हैं। ये इसका पिक बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देखें दो चार ही हैं लेकिन चार में नॉच बन जाती है। इसमें इस तरह से बन जाते हैं तो वो 8 लगते हैं लेकिन होते 4 हैं। 1 2 3 4। ये फैमिली का करेक्टर है टेट्रामेरस फ्लावर्स का होना। एरिसिमम है 180 स्पीशीज़ के साथ। ये यहाँ देख रहे हैं येलो कलर के फ्लावर, इसमें भी 1 2 3 4। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ टेट्रामेरस कंडीशन हमें मिलती है। लेपिडियम लेपिडियम जो होता है उसमें भी 4 फ्लावर्स होते हैं और बहुत घनघोर किस्म का यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। लेपिडियम में येलो फ्लावर होते हैं, इसमें भी ज़्यादातर येलो और वाइट फ्लावर्स ही होते हैं। इसके 170 स्पीशीज़ हैं लेपिडियम की। और उसके बाद है कार्डामाइन जिसके 160 स्पीशीज़ हैं और ये इसके वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। थोड़े से हल्के फुल्के जो है उसको हम कह सकते हैं कंपनुलेट टाइप के होते हैं। अदरवाइज़ जैसे नॉर्मल खुले हुए फ्लावर्स होते हैं ब्रेसिकेसी के, वैसे सभी में पाए जाते हैं। एक हाथ में थोड़ा सा नीचे की तरफ वो झुके हुए होते हैं तो उसमें एक कार्डामिन आ जाता है। एरेबिस है। एरेबिस में ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह लोग लगाते हैं इसे। एलिसम है। एलिसम में भी यही वाइट कलर के फ्लावर्स हैं और इसकी पत्तियां भी बड़ी खूबसूरत होती हैं, थोड़ी सी फ्लैशी टाइप की होती हैं। नॉर्मल जो सरसों में मिलती है वैसी पत्तियां नहीं होती हैं। लीफ आप देखिए, थोड़ी सी फ्लैशी अपीयरेंस इसका मिलता है। टेक्सचर भी इसका लेदरी होता है एलाइसम का, जिसकी 150 स्पीसीज मिलती हैं। फिर है सिसिम ब्रियम, इसकी 90 स्पीशीज़ हैं। ये भी येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसको भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है अगर आप इनकी पत्तियों पे ध्यान न दें। तो पत्तियां इसमें थोड़ी इलोंगेटेड टाइप की होती हैं। बाकी फ्लोरिस्टिक जो करेक्टर हैं वो लगभग वैसे ही रहते हैं। और फिर ये ब्रेसिका, अपना जाना पहचाना सरसों, इसमें हमें ये 4 दिख ही रहे हैं। यहाँ पर भी 4 दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 4 दिख रहे हैं, इनमें सब में 4 दिख रहे हैं। और ये इसकी पत्तियाँ जो हमने देखते हैं कि बहुत करेक्टरिस्टिक सरसों की पत्तियाँ होती हैं। सरसों का साग वगैरह भी खाया जाता है तो पत्तियाँ भी इसकी इम्पोर्टेंस रखती हैं इकोनॉमिकल। साथ साथ इसमें सीड्स बनते हैं, उससे तेल निकाला जाता है और इसके अलावा बहुत सी बीमारियों में भी ये काम आता है। डिस्क्रिप्शन देखें एक बहुत ब्रीफ में, तो द फैमिली कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हर्बेशियस प्लांट विद एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल लाइफ स्पैन, तीनों तरह से मिल जाते हैं। हाउएवर अराउंड द मेडिटेरियन दे इंक्लूड ऑल्सो अ डजन वुडी स्पीशीज़। अब मेडिटेरियन रीजन इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है तो वहाँ पर कुछ वुडी स्पीशीज़ भी मिलती हैं और 3 मीटर तक वो लंबे प्लांट, बड़े ट्री के हिसाब से 3 मीटर टॉल लंबा ट्री बना लेते हैं। और उनमें कौन है? ज़िला स्पाइनोसा है, टाइलोट्राइकम स्पाइनोसम है, सब में स्पाइंस बनती हैं। तो ये उस तरह के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ट्री फॉर्म बनती है। इसी तरह से डेंड्रा एलाइसम, एलाइसम की तरह होता है लेकिन ट्री फॉर्म है तो उसका नाम डेंड्रा एलाइसम रख दिया गया। इसके अलावा कैरम्बोजाइलॉन। तो ये सारे हैं जो कि ट्री फॉर्म में मिलते हैं। अदरवाइज इस बेसिकली जो है हर्बेशियस प्लांट होते हैं जो कि एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल तीनों तरह के जो लाइफ साइकिल हैं उसमें अच्छी तरह से चलते रहते हैं। इसके अलावा जो कुछ कैनरी आइलैंड हैं उनमें जो प्लांट मिलते हैं जो वुडी होते हैं उसमें डेंड्रोसिनापिस, डेस्क्यूरेनिया, पेरोलिनिया, स्टेनेलिनिया, ये भी ट्री फॉर्म है। तो यहाँ पे ये बस आपको कुछ कभी कंपटीशन में सवाल मिल सकते हैं कि कुछ ऐसा कोई एक प्लांट बताओ जो कि ट्री होता हो और फैमिली ब्रेसिकेसी को बिलोंग करता हो, तो उस वक्त इसमें से कोई भी एक नाम आपको वहाँ दिख जाएगा। तो उसको याद रखना है कि हमें टिक कर देना उसको और हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। रूट की बात करते हैं तो रूट टैप रूट होती है, स्वलन होती है और स्टोर्ड मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है। जैसे मूली हम देखते हैं तो वो भी जाड़ों में ही आती है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है यही हम यहाँ देख रहे हैं। फ्यूजीफॉर्म टाइप की भी होती है, कॉनिकल भी होती है। रेडिश में कॉनिकल है फ्यूजीफॉर्म और नेपीफॉर्म टर्निप में होती है। तो ये पत्तियाँ इसकी करेक्टरिस्टिक जैसे कि सरसों में होती हैं वैसे ही थोड़ी बहुत होती हैं। और बाकी ये आपका प्लांट यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट का पार्ट जो है वो रूट हो जाता है। छोटा सा ये स्टेम होता है जिससे ये सारी पत्तियाँ निकलती हैं।
स्टेम हर्बेशियस होता है, इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, जिसमें आइबेरिस है, ब्रेसिका है जो बहुत कॉमन है। रेयरली वुडी और समटाइम रिड्यूस, छोटे छोटे होते हैं, जैसे रेफनस और ब्रेसिका पीछे अभी हम देख रहे थे, वहाँ पर भी क्या था कि बहुत रिड्यूस था स्टेम। और बहुत सी और ब्रेसिका की स्पीशीज़ होती हैं जिनमें पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे फूल गोभी वगैरह है, इसमें भी बहुत रिड्यूस स्टेम मिलता है। ग्लैब्रस होता है, हेयरी हो सकता है, सॉलिड और ब्रांच होता है। तो ये आप देख सकते हैं एक स्टेम जो कि इस तरह का करेक्टर शो करता है जो भी हमने यहाँ पर बताए हैं। लीव्स, द लीव्स आर अल्टरनेट, रेयरली अपोजिट कंडीशन होती है, बेसिकली अल्टरनेट है, समटाइम ऑर्गेनाइज इन बेसल बेसल रोजेट, नीचे की तरफ ज़्यादा घनघोर हो जाती हैं, रोजेट बना लेती हैं। रेयरली जो है वो श्रबी हो जाते हैं, क्रोसीफर मेडिटेरियन रीजन के खासकर। और दे आर वेरी ऑफन पिन्नेटली इन साइज, अंदर की तरफ कटी पटी होती हैं जैसे मूली की पत्तियां होती हैं, और इसमें कोई स्टिप्यूल नहीं होता, एडवांस करेक्टर है जो हम देखते हैं यहाँ। तो ये बात हुई स्टिप्यूल्स की, और यहाँ पर भी आप देखिए कि कुछ जो पत्तियाँ होती हैं उनमें जिस तरह से पीछे की तरफ हम देख, कुछ पत्तियों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्टेम को क्रॉस करके पीछे की तरफ आके उसको कवर कर लेता है, ये भी करेक्टर इसमें मिलता है। इसको परफोरेटेड लीव्स बोलते हैं, तो लगता ये है कि यहाँ से होल मिल रहा है और उससे लीफ निकल के आ रही है। ये भी कंडीशन कुछ प्लांट्स में हमें देखने को मिल जाती है जो मेडिटेरियन रीजन में पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस तो रेसीम होता है इसमें, और ब्रेसिका कंप्रेस्टी जो कि सरसों है इसमें रेसीम ही मिलता है। कभी कभी कोरम्बोस टाइप का भी मिल जाता है, कोरम्बोस रेसीम, जहाँ पर थोड़ा सा जैसे आप ये देख रहे हैं ये कोरम्बोस रेसीम है, आइबरस अमारा में मिलता है। तो होता तो रेसीम ही है, लेकिन इस तरह से इसकी जो आउटलाइन है वो यूँ बन जाती है एक गुम्बद की तरह, तो इसको बोलते हैं कोरम्बोस रेसीम। तो यहाँ आप देख लीजिए कि ये जो स्टॉक है ये ग्रो करता चला जा रहा है, तो ये रुक नहीं रहा है, रुक जाता तो साइमोस होता, नहीं रुका तो ये रेसिम रेसिम होता है। फ्लावर्स, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है वो बहुत मतलब यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट फैमिली, ये बड़ा अच्छा करेक्टर है कि सभी टेट्रामेरस होते हैं, चार से ज़्यादा हमें किसी भी प्लांट में नहीं देखने को मिले, और तो वेरिएशन मिलता है लेकिन फ्लावर के केस में कोई वेरिएशन ऐसा नहीं मिलता। तो सभी के सभी जो हैं वो टेट्रा कंडीशन शो करते हैं, टेट्रा कंडीशन। दे हैव फोर फ्री सैकेट सेपल्स एंड फोर क्लाउड फ्री पेटल्स, स्टैगर्ड जो कि स्टैगर टाइप के होते हैं। दे कैन बी डिससिमेट्रिक और स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक विद टिपिकल क्रॉस लाइक अरेंजमेंट। अब ये क्रॉस लाइक अरेंजमेंट था, इसी वजह से इसका नाम क्रोसीफेरी पड़ा हुआ था। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दो आपको दिख रहे हैं जो कि नीचे से चल रहे हैं, ये देखिए, और ये भी इसी तरह से नीचे से चल रहा है, और ये दो इसके ऊपर से चल रहे हैं। तो जैसे एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन बनाइए तो आप क्रॉस करेंगे तो उसमें एक लाइन नीचे रहेगी एक ऊपर रहेगी, ऐसी तरह से यहाँ पर ये क्रॉस हो जाता है। और जो सेपल्स हैं वो इसके नीचे मिलते हैं, वो भी जो है वो चार होते हैं। हालांकि सेपल्स में कोई क्रॉस कंडीशन नहीं होती, लेकिन क्रॉस कंडीशन कोरोला में इसमें होती है। स्टेमेंस जो स्टेमेंस भी हैं वो भी करेक्टरिस्टिक होते हैं, उसमें भी हमें जो कंडीशन है वो बड़ी अच्छी मिलती है। अभी आपको आगे बताएंगे किस तरह के, क्योंकि यहाँ पर अभी हम बात पूरे फ्लावर की कर रहे हैं, स्टेमेंस की बात अभी आएगी। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंथर आपको दिख रहे हैं, एंथर लोब्स दिख रही हैं जो ये हैं, और ये फिलामेंट इनके दिख रहे हैं। इसमें छोटे और बड़े भी होते हैं, छोटे ये हो गए, एक इस तरफ होगा एक उस तरफ होगा, और बाकी बीच में चार ये बड़े बड़े होते हैं। तो ये कंडीशन होती है, होते छः हैं लेकिन दो छोटे और चार बड़े होते हैं। तो शॉर्ट स्टेमन लॉन्ग स्टेमन दोनों होते हैं। ये स्टाइल आपको दिख रही है थोड़ी थिक सी, और ये स्टिग्मा दिख रहा है, और यही जो है वो पूरा फीमेल पार्ट होता है जिसको कहते हैं पिस्टल, और नीचे की तरफ इसमें ओवरी होती है। तो फ्लावर पेडिसिलेट होता है, पेडिसिल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। कैलेक्स सेपल्स चार होंगे, टेट्रामेरस फ्लावर है तो चार ही होंगे, अरेंज इन टू वर्ल्स ऑफ टू ईच, दो वर्ल्ड में दो में दो, तो 2+2 कंडीशन होगी। एक ये और एक ये आमने सामने का, और एक इधर और एक इधर इसके पीछे का, ये सेपल्स हो जाएंगे। टू एंटीरियर और टू पोस्टीरियर, टू एंटीरियर पोस्टीरियर एंड टू लेटरल, ये कंडीशन हो गई। टू लेटरल सेपल्स में भी सेकेट, सेकेट का मतलब कि ये थोड़े से इस तरह से बन जाएंगे, अगर इनको हम उठा के देखेंगे तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे।
थोड़े से ये सैग बन जाएगा, ये गहराई बन जाएगी, जैसे कि हमें यहाँ पर बनी दिखाई पड़ रही है। इसको कहते हैं सैकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, इन्फीरियर होता है क्योंकि फ्लावर जो ओवरी है वो सुपीरियर है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपने सेपल्स की देख ली, 2+2 वाली। कोरोला पेटल्स 4 होते हैं, अल्टरनेट होते हैं किससे, सेपल से। पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, फ्री आपको दिख रहे हैं ये। पेटल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस नोन एज क्रूसीफॉर्म, जैसे अभी बताया था। देखिए एक ये नीचे जा रहे हैं दो और दो ऊपर आ रहे हैं, तो ये क्रॉस बन जाता है। दिस अरेंजमेंट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ पेटल्स। और पेटल्स जो हैं वो यूजली क्लॉड का मतलब कि ये अगर आप तोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे क्लॉ शेप का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसको कहते हैं क्लॉड। ऐसा मिलता है। पेटल्स यूजुअली इक्वल, रेयरली अनइक्वल। यूजुअली तो इक्वल ही होते हैं, सब साइज़ में लगभग बराबर हैं। कभी कभी अनइक्वल होते हैं, जैसे आइब्रिस में होते हैं और टेस्डेलिया में होते हैं। तो फिलहाल जो जैसे ये बना हुआ है ये तो क्रूसीफेरी ब्रेसिका का है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, तो यहाँ पर बराबर है। और कभी कभी जो है वो पेटल्स में भी रिप्लेस बाय स्टेमेंस, स्टेमेंस से रिप्लेस हो जाते हैं, जैसे कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस ये प्लांट है, इसमें पेटल्स नहीं मिलते, उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है स्टेमेन से। तो ये सवाल अक्सर आता है कंपटीशन में कि किस में जो है वो स्टेमेन पेटलॉइड हो जाते हैं, तो उसका आंसर होगा कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। एंड्रोशियम देखें तो एंड्रोशियम में 6 है, जैसे पहले बताया था। इसमें 4 जो हैं वो बड़े होते हैं और 2 जो हैं वो छोटे होंगे। और इस तरह से 2 और 4 के जैसे ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये छोटे वाले हो गए दोनों एक एक साइड में, और बीच में ये 4 बन जाते हैं। तो 1 2 3 4, तो 6 हो गए और 2+4 में रहते हैं ये। इसी कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनमस। क्या, क्योंकि इसमें क्या है कि ये अरेंज होते हैं क्रॉस लाइक, जैसे पेटल्स होते हैं वैसे ये भी क्रॉस लाइक होते हैं। और कंडीशन जो है वो 2 छोटे और 4 बड़े होती है, जिसको हम बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन करेक्टरिस्टिक होती है इस पर्टिकुलर फैमिली की। गायनोशियम बाइकार्पलरी, रेयरली ट्राइकार्पलरी भी मिल जाता है। यूजुअल कंडीशन बाइकार्पलरी है, जैसे ये लिखा हुआ है, और कभी कभी ट्राइकार्पलरी मिलता है, जैसे लेपिडियम सटाइवा में मिलता है। सिनकार्पस होना है ये तो तय है, ओवरी सुपीरियर है क्योंकि फ्लोरल पार्ट इंफीरियर हम लिख रहे थे। यूनिलोकुलर है, बिकम बाइलोकुलर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेप्टम कॉल्ड रेपलम। अब ये फॉल सेप्टम बन जाता है, ये रेपलम होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो कभी कभी शॉर्ट नोट आता है कि रेपलम क्या होता है, तो आप बताएंगे रेपलम फॉल सेप्टम का फॉर्मेशन है जो कि फैमिली क्रूसीफेरी में मिलता है, और इसकी वजह से वहाँ पर हमें जो है वो जो लोकुलर कंडीशन है वो बदली हुई प्रतीत होती है। हालांकि जो होती है वो नहीं लगती और जो नहीं होती है वो लगती है ड्यू टू फॉल सेप्टम, जिसे हम कहते हैं रेपलम, और फैमिली हो गई ब्रेसिकेसी। पैराइटल प्लेसेंटेशन है, ओव्यूल मैनी होते हैं, स्टाइल शॉर्ट होती है, स्टिग्मा सिंपल बाइपिड होती है। Crucifer carpel has been a puzzling subject for the morphologists and their attention attracted toward it for a long time. According to some, there are only 2 carpels while other hold that there are 4 carpels. अब ये जो कार्पल है फॉल सेप्टम की वजह से, अब इसमें जो है विवाद का विषय है, कुछ के हिसाब से 2 हैं और कुछ के हिसाब से 4 हैं। कुछ फॉल सेप्टम उसको रेपलम को नहीं मानते, वो कहते हैं ट्रू सेप्टम है उसके हिसाब से ये 4 होने चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं ये फॉल्स है तो उसके हिसाब से 2 होने चाहिए। तो हमें इस विवाद में नहीं पड़ना, हमें बस ये ध्यान रखना है कि फॉल सेप्टम की वजह से 4 दिखाई पड़ते हैं जो कि एक्चुअली में 2 होते हैं। फ्रूट सिलिकुआ, बहुत बार सवाल आता है ये सिलिकुआ और सिलिकुला। समटाइम लोमेंटम होता है जैसा रेफनस में पाया जाता है। वाइल द valves सेपरेट इन सिलिकुआ एंड सीड रिमेन अटैच टू द रेपलम। अब यही होता है इसमें जो डहीस होता है, तो इसमें वेल्व्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं सिलिकुआ में, और सीड जो है वो जुड़ा रहता है रेपलम से। जो फॉल सेप्टम है वो इसका आखिरी तक साथ देता है, जो रेपलम है वो सीड के साथ रिमेन अटैच्ड। तो ये भी ध्यान रखना है। इस तरह के ये आपने देखे होंगे फ्रूट सरसों में बनते हुए, इसी तरह से आप बड़ी आसानी से ये पहचान जाएंगे। जब मिर्चे नुमा लगते हैं, जैसे छोटी हरी मिर्च होती है वैसे लगते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत से सीड्स भरे हुए होते हैं। तो इस तरह का जो सीड होते हैं जिनमें कोई हमें वो नहीं दिख रहा है कि ये कहाँ से डिस्पर्स होंगे, और फिर एक स्लिट तैयार होती है, उस स्लिट से टूटते हैं। तो एक एक वेल्व इधर आ गया, एक वेल्व इधर आ गया, और
साथ में नीचे का पोर्शन हमेशा इसमें जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं फॉल सेप्टम या फिर रेपलम। ये इसके सीड्स हैं जो कि एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। तो एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब कि इसमें एल्ब्यूमिन जो है वो हट जाती है, और इसकी वजह से जो सीड्स हैं वो काफ़ी मतलब एक तरह से एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। और एपीजियल कंडीशन का मतलब है कि जर्मिनेशन इनका जो होता है वो लगभग ज़मीन के पूरे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आधे बाहर आधे बाहर, आधे बाहर और अंदर आधे अंदर रह सकते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। तो यहाँ पर ये सीड्स जो हैं वो इकोनॉमिकली बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे जो सरसों का तेल है आप सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रचुर मात्रा में। और उसकी वजह से हम जो इसका पार्ट है उपयोगी वो फ्रूट वाला होता है। तो जब इसमें फ्रूटिंग हो जाती है उसके बाद सीड्स वगैरह इसके कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर जो ऑयल मिल्स होती हैं जहाँ पर इसका एक्सट्रैक्शन ऑयल्स का होता है वहाँ जाता है। और इस तरह से ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अपनी इकोनॉमिकल वैल्यू रखता है एज अ सोर्स ऑफ ऑयल। पॉलिनेशन इसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों हो सकता है, और कई 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 जगह तो इसको करा भी देते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कराया जा रहा है पॉलिन्स को लेकर, और उसको स्टिग्मा पे टच करा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, या फिर आप उसको सेल्फ को ना करके किसी दूसरे प्लांट से ले आइए और उसके बाद इसी तरह से अ, ये इसको भिजवा सकते हैं। तो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों ही होते हैं। फ्लावर्स आर विजिटेड बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट वगैरह आते रहते हैं वो मेहमान के तौर पर, और क्योंकि इसमें नेक्टरीज पाई जाती हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं। और क्लिस्टोगैमी का मतलब है कि जहाँ पर ओपन नहीं होता फ्लावर, तो ये भी कंडीशन पाई जाती है कार्डेमन चिनोपोडिफोलिया में। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो सिर्फ सेल्फ की रहेगी, और सेल्फ की होने की वजह से यहाँ पर कोई क्रॉस पॉलिनेशन उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि जो एक जगह मिलनी चाहिए फ्लावर में पॉलिनेशन की वो खुलता ही नहीं है, बंद रहता है, क्लिस्टोगैमस होता है। इसकी वजह से वहाँ पे कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। एनिमोफिलस पॉलिनेशन पाया जाता है कीड़ों की मदद से, उसमें होता है प्रिंगलिया। इसमें ये वैसे तो मतलब इसमें अपने आप से ही हो जाता है, लेकिन एनिमोफिलस से एक काज रिपोर्टेड है जैसे प्रिंगलिया प्लांट में हो जाता है। तो जो नेचुरल मोड है वो सेल्फ पॉलिनेशन ये ज़्यादा होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि पूरे पूरे खेत इसी से एकदम लहलाते आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इसको दूसरे इधर उधर की एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसका जो फ्लोरल फार्मूला डायग्राम है, तो इसमें एक अगर हम ब्रेसिकेसी का टाइप मेंबर ले लें ब्रेसिका, तो उसमें आप फ्लोरल फार्मूला डायग्राम आसान सा होता है। जैगोमॉर्फिक फ्लावर तो नहीं होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कभी कभी वो लगता है छोटे बड़े होने की वजह से कि जैगोमॉर्फिक हो सकता है, बहरहाल वो एक्टिनोमॉर्फिक ही रहेगा अगर हम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस की बात करेंगे। हर्माफ्रोडाइट होता है, K2+2 हो गए, दो और दो, दो जो है वो लिटिल कंडीशन के और दो आमने सामने वाले। C4 हो गए जो कि क्रॉस में होते हैं, तो एक्स लगा देते हैं यहाँ पे क्रॉस दिखाते हुए। ए दो छोटे वाले, चार बड़े वाले, टेट्राडाइमस कंडीशन हो गई। जी बाइलोकुलर कंडीशन है सिनकार्पस, और उसके बाद सुपीरियर ओवरी है, तो ये हो गई। और यही चीज़ हम इसमें जो इसका फ्लोरल डायग्राम है वहाँ पर भी आसानी से देख पा रहे हैं। और ये हम बहुत शुरू से बनाते हैं, जब 10th 11th इसमें इन क्लासेस में होते हैं तो सरसों का डायग्राम और फॉर्मूला बनाया जाता है, और ये हम याद भी होगा, आप सबको भी याद होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो इसमें कई तरीके हैं। एक तो पहला फूड की तरह कौन कौन से हैं, तो ब्रेसिका ओलिरेसा बोटराइटिस इसकी वैरायटी है, इसको हिंदी में कहते हैं फूल गोभी। ब्रेसिका ओलिरेसा वैरायटी कैपिटेटा इसको कहते हैं बंद गोभी। ब्रेसिका ओलिरेसा वैरायटी कोलोरापा इसको कहते हैं गाट गोभी। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी सरसों ये होती है वाइट मस्टर्ड। ब्रेसिका रेपा ये होती है शलगम। रेफिनस सटाइवस ये होता है मूली। ये सारे के सारे एडिबल होते हैं और सब्जियों की तरह पका के खाए जाते हैं। कुछ लोग कच्चे भी खाते हैं, मूली वगैरह तो लोग कच्चे भी खा लेते हैं, इसी तरह से शलगम भी जो है वो कच्चे खा लिए जाते हैं। तो कई चीज़ें तो कच्ची और पक्की दोनों ही खाई जाती हैं, तो ये फूड की तरह इनका यूटिलिटी होती है। द सीड ऑफ ब्रेसिका कंप्रेस्टिस जो कि वाइट मस्टर्ड जिसको कहते हैं, ये
मस्टर्ड ऑयल मिलता है जिसे कड़वा तेल भी कहा जाता है, और पुराने वक्त में एक यही तेल था जिसमें खाना बनता था। उसके बाद तो अब तमाम आ गए। ऐसे ही आपको बताया था मैंने एस्टरेसी में कि सैफ्लावर, सनफ्लावर, ये सब भी इनके भी तेल आने लगे हैं। बहरहाल पहले यही था। इसके अलावा ब्रेसिका नाइग्रा, जिसे काली राई कहते हैं, इसका भी तेल मिलता है। ब्रेसिका जंसिया, जिसे राई कहते हैं, इसका भी तेल मिलता है। और राई को ऐसे भी हम तमाम खानों में इस्तेमाल करते हैं, उनके सीड्स को। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल द केक इज़ लेफ्ट बिहाइंड विच इज़ हाईली न्यूट्रिशियस एज अ कैटल फीड। अब जब सारा तेल वेल निकाल लेते हैं तो उसके जो बचे हुए पार्ट हैं, जैसा उसका जो डेब्रिस है, उसके केक बना दिए जाते हैं, उनको कैटल्स को दिया जाता है फीड के तौर पर। वो बड़ा अच्छा न्यूट्रिटिव होता है उनके लिए। और ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफनस सीड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस अ पंजेंट ऑयल विच इज़ ऑफन यूज इन अडल्ट्रेशन ऑफ सरसों तेल। और रेफनस में क्या होता है कि इनके सीड्स जो बनते हैं, इससे भी पंजन टाइप का एक थोड़ा पंजन किस्म का ऑयल निकलता है, और इसमें ये सरसों के तेल में मिला दिया जाता है। और ये जो है एक तरह से इसको बोलते हैं कि ये गड़बड़ी है, क्योंकि अडल्ट्रेशन किया गया है, और ये फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो गड़बड़ा जाती हैं। तो कभी कभी कुछ तेल की चीज़ें खा के पेट में थोड़ी सी हलचल मच जाती है। तो वो क्यों होता है कि उसमें मिलावटी तेल होता है, या तो वो रेफनेस मिला देते हैं। और एक बार मैंने आपको बताया था पपावेरेसी में आर्जिमोन मैक्सिकाना के भी जो बीज हैं वो भी मिला देते हैं, और उसकी वजह से तो जान भी चली जा सकती है, क्योंकि ड्रॉपसी नाम की बीमारी होती है। मेडिसिन के तौर पे द लीव्स एंड टेंडर शूट्स ऑफ लेपिडियम सटाइवम, ये यूज़ होती है लिवर की शिकायतों में, अस्थमे में, कफ में, ब्लीडिंग पाइल्स जो होता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से, उसमें। रोडिपा मोंटेना एक प्लांट है, इसको एपिटाइज़र, भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टिमुलेंट की तरह भी इसको इस्तेमाल करते हैं। कैरेंथस कैराई, इनमें जो है ये ब्रोंकाइटिस और बुखार में दी जाती है। द फ्लावर्स आर यूज्ड इन पैरालिसिस एंड इम्पोटेंसी। तो पैरालिसिस और इम्पोटेंसी दोनों न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, तो वहाँ पर उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। लोबेलेरिया इज़ यूज फॉर गुनेरिया। गुनेरिया जो है वो एक एसटीडी डिजीज़ है, और इसके भी इलाज में इसको दिया जाता है। आइवरिस हमारा, ये रिमेटिज्म जो गठिया वगैरह का दर्द होता है उसमें ये दिया जाता है। तो इसके ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी काफ़ी जो इसमें जीनस है उनकी है। सम प्लांट्स आर ग्रोन ऑर्नामेंटल के तौर पर ग्रो किए जाते हैं कुछ प्लांट। उसमें क्या है, चेरियन। चेरियन जो है वो एक तरह से चेरियन लोगों के नाम भी रखे जाते हैं, क्योंकि इतने प्यारे फ्लावर होते हैं जिनको वॉल फ्लावर कहते हैं, चेरी। आइवरिस हमारा कैंडी टफ्ट है, ये भी बहुत देखने में अच्छे लगते हैं। लोबुलेरिया है, मैथ्यूला है, हेस्पेरिस है, एलाइसम है, लुनेरिया है। ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्नामेंटल के तौर पे घरों में लोग लगाते हैं, अपने आसपास के जो बाग बगीचे हैं वहाँ पर। माइकोराइज़ा एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माइकोराइज़ल एसोसिएशन जो है वो कहीं कहीं रिपोर्ट करी गई है, और जो रिपोर्ट हुई है तो उसको देखा गया कि जो रिपोर्ट थी वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो लगता ये था कि माइकोराइज़ा एसोसिएटेड है इनके रूट्स के साथ में, लेकिन जब वहाँ पर देखा गया बहुत गहराई से, तो ये तय हो गया कि ब्रेसिकेसी में किसी तरह का कोई माइकोराइज़ल एसोसिएशन अभी वैलिडली रिपोर्ट नहीं है। हो सकता है कोई एक्सेप्शन कभी किसी ने रिपोर्ट कर दिया हो, लेकिन वैलिड फॉर्म में अभी कोई माइक्रोराइजल एप्लीकेंट जो इसके साथ एसोसिएशन होती है वो नहीं है। मोस्ट मेंबर शेयर अ सूट ऑफ ग्लूकोसोनेट कंपाउंड एंड दैट हैव टिपिकल पंजेंट ओडर यूजुअली एसोसिएटेड विद कोल क्रॉप्स। और इसमें ग्लूकोसाइनोलेट कंपाउंड्स मिल जाते हैं, जिनकी वजह से जो कोल क्रॉप्स हैं उनमें एक पंजेंट सी महक आती है। आप कभी भी गोभी और ये बंद गोभी और ये फूल गोभी जितने भी इसको सूंघ के देखिए तो एक हल्की सी अलग सी महक होती है। या आप मूली गोभी जो है वो अचानक से बहुत बेहतर ना हो, थोड़ा सा कभी कभी कुछ ख़राब और अच्छी मूली आती है, कुछ तो मीठी हो जाती है, लेकिन कुछ में बड़ा सा पंजेंट सा एक ऑर्डर भी आती है और साथ में एक टेस्ट भी आता है। और अगर इनको आप रखिए तो इसमें से हल्की सी एक बदबू जैसी महक भी आती है। तो वो किसकी वजह से होती है? वो ग्लूकोसाइनोलेट कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, इनका एक पूरा ग्रुप है, और उसकी वजह से हमें ये महक आती है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई कि महक किसकी वजह से आती है, और दूसरा इसमें माइकोराइज़ा रिपोर्टेड किसी ने कर दिया था लेकिन ऐसा पाया नहीं गया है।
फाइलोजेनी इसकी देखें, द फैमिली इज इंक्लूडेड इन ब्रेसिकेल्स ऑर्डर में एपीजी सिस्टम ने डाली थी, जैसा शुरू की स्लाइड में बताया गया था। द फैमिली कंप्राइज, ये तो हो गए। अब ये डेटा जो है पुराना हो गया, 3700 इसमें स्पीशीज़ हो गई, और ये जो है घट के कितना हो गया है, 330 हो गया है। द प्लांट्स आर मोस्टली हर्ब। A close relationship has been acknowledged between ब्रेसिकेसी और कैपरेसी। दोनों में बहुत क्लोजनेस होती है, दोनों के फ्रूट वगैरह एक ही से होते हैं, और दोनों ही जो है ग्लूकोसाइनोलेट कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। मस्टर्ड ऑयल में भी वो कंपाउंड मिल जाता है। रिसेंट रिसर्च जो हाल ने करी थी 2002 में, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि कैपरेसी एज ट्रेडिशनली सर्कमस्क्राइब्ड एज पैराफाइलेटिक विद रिस्पेक्ट टू ब्रेसिकेसी। तो इनका ये मानना है कि पैराफाइलेटिक ओरिजिन दोनों का हुआ है। क्लियोम गाइनेंड्रा एक प्लांट है, उसमें जो उसके जो और भी उसके रिलेटेड जेनरा हैं, उनकी भी जो है वो करेक्टर ब्रेसिकेसी के बहुत करीब चले जाते हैं। तो कैपेरेसी और ब्रेसिकेसी बहुत ही आसपास की फैमिली मानी जाती हैं, और एपीजी सिस्टम ये कहता है कि इनको एक साथ मिला देना चाहिए, और मिलाने के बाद वो ये कहता है कि इनको ऑर्डर हम देंगे ब्रेसिकेल्स, जो कि अभी आजकल के चलन में माना जाता है। द APG2 सिस्टम देयरफॉर हैज़ मर्ज टू फैमिलीज, जैसा मैं बता रहा था कि उन्होंने मर्ज किया और उसको एक ही फैमिली रखी, ब्रेसिकेसी। अदर क्लासिफिकेशन हैव कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज कैपरेसी, और पुराने क्लासिफिकेशन अभी भी कैपरेसी को अलग ही मान रहे हैं, लेकिन अब जो एपीजी ने बोल दिया है तो आज नहीं कल तो वो लागू हो ही जाएगा, और आप देखेंगे कि ये दोनों फैमिलीज एक साथ चली गई। वहीं पे एक कैपरेसी में एक प्लांट है क्लियोम। तो क्लियोम प्लांट में ये है कि उनको कहते हैं कि इसमें करेक्टर ऐसे हैं जो इस दोनों से नहीं मिलते, लेकिन वो कैपरेसी में डाला गया है। तो एपीजी का कहना है ये उसके लिए नई फैमिली बना दो, और क्ल्यूमेसी फैमिली में उसको सेग्रीगेशन मिल जाता है, तो वो एक अलग प्लांट और अलग फैमिली बन जाती है। ऑर्डर जो है वो ब्रेसिकेल्स ही रहेगा। द APG3 system has recently adopted this large solution, but this may change as a consensus arise on this point, क्योंकि इसमें अभी कंसेंसस का मतलब कि सहमति नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो अभी हम कुछ तय नहीं कर सकते। और इसमें ये माना जाता है कि क्ल्यूमेसी और कैपरेसी जो है वो सेग्रीगेट फैमिली हैं या नहीं है। अगर सेग्रीगेट ये नहीं है तो जो क्लियोम गाइनेंड्रा है ये भी ब्रेसिकेसी में चला जाएगा। ये इसमें कुल मिला के इस बात का सार है। ओल्डर सिस्टम जो कि कंक्वेस्ट ने किया था, उसमें उन्होंने कैपरेल्स ऑर्डर बना रखा था बाकायदा इसके लिए, लेकिन अब ये सब चीज़ें बदल रही हैं, और पुराने नए के हिसाब से हम पढ़ते चलते हैं, पुराने में क्या नए में क्या। इसीलिए मैं शुरुआत में एक स्लाइड दिखा देता हूँ जहाँ पर आपको पुराने से लेकर नया तक सब कुछ पता रहे कि कब क्या हुआ। अब क्योंकि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो अब लड़ाई झगड़े इसके भी होते हैं कि कौन से करेक्टर प्रिमिटिव हैं, कौन से एडवांस हैं। तो पहले प्रिमिटिव देख लेते हैं। लीफ सिंपल है, अल्टरनेट है, प्रिमिटिव करेक्टर मान लेते हैं इसको। और फ्लावर्स जो है हर्माफ्रोडाइट हैं, हाइपोगाइनस हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हैं। कैलेक्स कोरोला फ्री हैं, कंडीशन पॉली है तो प्रिमिटिव मानते ही हैं। स्टेमेंस पॉलीएंड्रस है, ये भी फ्री हैं तो प्रिमिटिव मानते हैं। ओवियोलिनाट्रोपस हैं, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर हो जाते हैं। तो ये जो 5 करेक्टर हैं ये इस पर्टिकुलर फैमिली के प्रिमिटिव करेक्टर्स में आते हैं। एडवांस करेक्टर में देखें तो प्लांट्स आर जनरली हर्बेशियस प्लांट है, और एनुअल मैनुअल दोनों हो सकते हैं। तो हर्ब होना जो है वो एक एडवांस करेक्टर है। लीव्स में स्टिप्यूल नहीं होता, एडवांस करेक्टर है। फ्लावर्स ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टिएट होते हैं, तो अच्छा है, ये एडवांस करेक्टर है। जाइगोमॉर्फिक है, तो जैसे आइबरिस में है तो एडवांस करेक्टर है। गायनोशियम बाइकार्पुलरी सिनकार्पस एडवांस करेक्टर है। फ्रूट सिंपल होते हैं, ज़्यादा कोई लफजब उसमें नहीं होती, तो ये भी एडवांस करेक्टर है। डिवीजन ऑफ द फैमिली एंड चीफ जनरा इसमें क्या क्या है, तो अब क्योंकि बड़ी फैमिली है काफ़ी, इसमें हमने 330 और 365 दो डेटा अलग अलग देखे हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन के मुताबिक। तो लीनियस साहब ने जो कुछ करेक्टर थे उसमें पॉट को ले लिया, और पॉट के हिसाब से इसको उन्होंने दो अलग ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। 2 ऑर्डर्स में पहला ऑर्डर लिया सिलिकुलोसी, जिसमें फ्रूट जो था सिलिकुला था, और दूसरा ऑर्डर लिया सिलिकोसी, जिसमें फ्रूट सिलिकोआ था। तो दोनों ही फ्रूट इसमें मिलते हैं, तो इसकी बेस पर इन्होंने 2 ऑर्डर बना दिए लीनियस ने। पेरेंटल डिवाइडेड द फैमिली ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हेयर इनटू 2 सीरीज। अब पेरेंटल ने डिवाइड किया इसमें जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हेयर्स है उसके हिसाब से 2 सीरीज में। कौन सी 2 सीरीज हैं? सीरीज 1 जहाँ पर हेयर्स अनब्रांच हैं और हेयर एब्सेंट हैं,
और नेवर ग्लैंडुलर, कोई ग्लैंडुलर नहीं होते हैं। दिस सीरीज इंक्लूड टू सब फैमिली, इस सीरीज में 2 सब फैमिली उन्होंने डाली थैलीपोडी, जहाँ पर स्टिग्मा डेवलप इक्वली ऑल अराउंड, स्टाइल अनडिवाइडेड थी, थैलीपोडियम और प्रिंगिलिया, ये इसमें 2 प्लांट आ गए। उसके अलावा सिनीपी जिसमें स्टिग्मा बेटर डेवलप था प्लेसेंटा के ऊपर, और इसमें जो प्लांट आ गए उसमें आइबरस, ब्रासिका और एफनस आ गए। तो ये इनकी जो इन्होंने पहली सीरीज में 2 सब फैमिली डाल दी, थैलीपोडी और सिनीपी। सीरीज 2 में क्या था, हेयर ब्रांच थे, समटाइम ग्लैंडुलर, ये चीज़ें जो वहाँ नहीं थी वो यहाँ मिल गई। अब इसको भी इन्होंने 2 सब फैमिली में बांट दिया। एक हो गया शाइजोपेटली, जहाँ पर स्टिग्मा इक्वल ऑल अराउंड था, इसका एग्जाम्पल था फाइजेरिया। और दूसरा था हेस्पेरिडी, जहाँ पर स्टिग्मा बेटर डेवलप था प्लेसेंटी के ऊपर, और इसमें एग्जाम्पल थे एलिसम, कैप्सुला और कैरेंथस। शुल्ज ने इसको डिवाइड किया, divided the family into 19 tribes on the basis of wide variety of character, और शुल्ज ने इसको 1936 में 19 ट्राइब में डिवाइड किया। तो वो हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 19 ट्राइब ना हमें पढ़ा पाऊंगा मैं यहाँ पर ट्राइब के मुताबिक करेक्टर, और ना आप समझ पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं ब्रासिका कंप्रेस्टिस, जो मोस्ट कॉमन प्लांट है इस पर्टिकुलर फैमिली का, एक तरह से हम कह दें कि टाइप जीनस है। तो फैम जो इसमें स्पीशीज़ है ब्रासिका कंप्रेस्टिस, लीनियस ने इसका नामकरण किया था, वर्नाकुलर नेम सरसों। हैबिट इसकी एनुअल हर्ब है, सालाना हर्ब है, हमेशा साल भर प्लांट नहीं रहते, साल के एक वक्त में ये प्लांट लगाए जाते हैं और कल्टीवेट किए जाते हैं सीड्स के लिए, जिनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है। रूट टैप होती है और ब्रांच होती है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। स्टेम हर्बेशियस होता है, इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, सॉलिड होता है, ग्लैब्रस और हेयरी होता है। ये सारे करेक्टर इस स्टेम में पाए जाते हैं, और सारे जितने भी चीज़ें लिखी हैं सब आपको पता है कि किस तरह से इनको हमें ऑब्जर्व करना होता है अगर हमें कोई स्टेम दे दिया जाए। लीफ सिंपल होंगी, अल्टरनेट है, एक्स स्टिपुलेट है, लोअर वंस लाइरेट, अपर ऑबलॉन्ग और लेंस्यूलेट। तो नीचे की पत्तियां जो हैं वो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चौड़ी होती हैं, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो पत्तियां यूँ ऐसी होती जाएंगी महीन से। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होता है, हेयरी होता है और सेसाइल होती हैं। तो पत्तियां जो हैं आप देखें कि सीधे ये पत्ती ही जुड़ी हुई है, इसमें कोई ये पेटियोल टाइप की चीज़ नहीं होती है, सीधे पत्तियां जुड़ जाती हैं और यूनिकॉस्टेट वेनेशन इसमें मिल जाता है। तो ये पूरी पत्ती आपको मिलती है यहाँ पर, चाहे वो आप देखें कि मूली की पत्तियाँ देख लीजिए या सरसों की पत्तियाँ देख लीजिए, उसमें ये सारे करेक्टर आपको दिखाई पड़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस कॉरिम्बोस रेसिम, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही जो स्टॉक है वो ग्रो करता चला जा रहा है, और उसमें नीचे से ऊपर तक प्लांट्स अलग अलग एज के मिल रहे हैं, नीचे सबसे पुराने और ऊपर सबसे नए। तो ये सब इसमें जो पॉलिनेशन वगैरह हो गया और ये अब फ्रूट बनने की तैयारी में, इसलिए मुरझा गए हैं। यहाँ पर ये अभी यंग हैं और इनमें अभी पॉलिनेशन हुआ होगा या होने वाला होगा, और ये अभी बड्स हैं। तो ये जितना लंबा होगा उतने ही फ्रूट्स हमें यहाँ पर फिर बाद में लगे मिल जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा इसमें जो फ्रूट्स बनेंगे सिलिकुआ या सिलिकुआ, उसके हिसाब से इनकी यूटिलिटी हमारी जो इकोनॉमिकल यूटिलिटी है वो बन जाती है। फ्लावर ई ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टिएट इसमें नहीं होता, पेडिसिल होता है, कंप्लीट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, क्रूसीफॉर्म। बात आपकी समझ में आ गई है, दो एक तरफ और उनके ऊपर दो, तो क्रॉस बनाते हैं। टेट्रामेरस होते हैं, 4 हैं, हाइपोगाइनस हैं और येलो कलर के होते हैं। तो ये आपको सैक लाइक सेपल्स दिख रहे हैं, 2, 3, 4, और ये 4 पेटल दिख रहे हैं जो कि क्रॉस बनाते हैं। ये 2 छोटे वाले एंड्रोशियम दिख रहे हैं और ये 4 वाले बड़े दिख रहे हैं, बीच में ये स्टिग्मा दिख रहा है और यहाँ पर ये स्टाइल दिख रहा है। कैलेक्स सेपल 4 होते हैं, 2 2 के सेट में। तो आप देखें कि 2 ये नीचे से इधर निकल के जा रहे हैं और 2 इसके ऊपर से, एक इधर जाएगा और एक इसके पीछे की तरफ जाएगा। आउटर वॉल एंटीरियर पोस्टीरियर होता है और 2 लेटरल्स आर सैकेट, लेटरल जो हैं वो सैकेट होते हैं, ये लेटरल वाले ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इनके बीच में जो गहराई होगी वो इस तरह से मिलेगी हमें। ग्रीन होते हैं, पॉलीसेप्लस कंडीशन होती है, इन्फीरियर होते हैं क्योंकि ओवरी सुपीरियर है। कोरोला पेटल्स 4 होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं कंडीशन, क्रोसीफॉर्म होते हैं
वेलवेट एस्टिवेशन होता है, इन्फीरियर होते हैं, येलो होते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको 2 बार मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर भी वही कंडीशन मिल रही है, 2 ऊपर हैं, उसके नीचे फिर 2, उसके नीचे 2 हैं, तो क्रॉस बनाते हुए होते हैं, इसलिए इनको क्रूसीफॉर्म बोलते हैं। तो ये कंडीशन आप चारों में देख सकते हैं। एंडोशियम स्टेमन 6 होते हैं, टेट्रा डायनेमस कंडीशन होती है, शॉर्ट नोट भी आता है, इसको याद रखिएगा। इन 2 वर्ल्ड, 2 वर्ल्ड में होते हैं। आउटर वर्ल्ड जो है वो 2 छोटे बन रहे हैं और इनर में 4 बड़े बन रहे हैं। और बेसी फिक्स्ड होते हैं, बेस से जुड़े होते हैं, ये इसका बेस है, यहाँ से जुड़े हुए हैं। पॉलीएंडस कंडीशन है, इंट्रोज होते हैं, अंदर की तरफ खुलते हैं। 4 ग्रीन नेक्टरीज आर प्रेजेंट on the inner side of short stamen and similar one at the base but outside each pair of long medial stamen। और ये inferior condition होती है क्योंकि ओवरी सुपीरियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2 छोटे वाले हो गए, ये 4 बड़े वाले हो गए। ये इनके लोब्स हैं, ये बेसी फिक्स्ड आपको दिख रहे हैं, ये इनके फिलामेंट्स हैं। और यहाँ पर ये जहाँ से ये निकल के आते हैं, यहाँ पर नेक्टरीज पाई जाती हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ये पार्ट हो गया गाइनोशियम वाला, ये स्टाइल हो गया, और ये स्टिग्मा हो गया। तो गाइनोशियम अब यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर यूनिलोकुलर बिकमिंग बाइलोकुलर बाय द डेवलपमेंट ऑफ फॉल सेप्टम। अब जब यूनिलोकुलर कंडीशन होती है, जब बाई होती है, तो वो आपको 4 लोक्यूल दिख सकते हैं फॉल सेप्टम की वजह से। लेकिन अगर यूनी है, जैसा कि ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में होता है, तो यहाँ पर 2 दिख जाते हैं बिकॉज ऑफ फॉल सेप्टम, जिसको रेपलम कहते हैं। प्लेसेंटेशन पैराइटल होता है, स्टाइल शॉर्ट होती है, स्टिग्मा बाइलोब्ड होती है। ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर आप ये ओवरी देख रहे हैं और ये स्टाइल देख रहे हैं और स्टिग्मा देख रहे हैं। फ्रूट सिलिकुआ जो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में पाया जाता है, सिलिकुआ जो है सिलिकुला वो मिलता है आपको आइबरिस में। तो सिलिकुआ इस तरह के आप देख रहे हैं, और ये बहुत आपने देखे होंगे सरसों के खेत में, ये फ्रूट्स लंबे लंबे से, इनको कहते हैं सिलिकुआ। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक होने की वजह से इसमें जो साइज़ है वो छोटा ही रहता है। तो ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं, यहाँ पर बहुत मैग्नीफाइड व्यू दिखाया जा रहा है, लेकिन छोटे होते हैं। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ब्रैक्टिएट कंडीशन है, ये ब्रैक्टियोल भी नहीं होती है। एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट K2+2 C4 A2+4 और G2, और यहाँ पर कभी कभी X का निशानी बना देते हैं C के आगे, ताकि हमें पता रहे कि रूसिफॉर्म करोला है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गई मदर एक्सिस की। ये हो गए 2 बाहर वाले, और ये 2 हो गए अंदर वाले जो कि सेकेट होते हैं। यहाँ पर ये 4 हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे की तरफ क्रॉस बनाते हुए। और इनमें इसके जो जंक्शन है, इसके ऊपर एक ये छोटे वाले दोनों, और इनके बिल्कुल सामने अपोजिट कंडीशन में जो अल्टरनेट पोजीशन है, वहाँ छोटे वाले मिलते हैं, अपोजिट कंडीशन में बड़े वाले मिलते हैं जो कि स्टेमेंस होते हैं। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फॉल सेप्टम की वजह से, जिसको हम रेपलम कह रहे हैं, फॉल सेप्टम की वजह से एक इधर और एक इधर पार्टीशन दिख रहा है, तो बाइलोकुलर टाइप की कंडीशन नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये यूनिलोकुलर होते हैं। और फॉल सेप्टम जो रेपलम की वजह से बाइलोकुलर कंडीशन दिखा देते हैं, लेकिन ये जुड़ जाते हैं तो सिनकार्पस हो जाता है, इसलिए हम G2 सिनकार्पस और यहाँ पर ये निशान बनाते हैं सुपीरियर ओवरी का। अब इस पर्टिकुलर प्लांट के जो खाने पीने के यूज़ हैं वो तो हम जानते ही हैं कि पत्ते जो हैं वो सरसों का साग के तौर पे खाए जाते हैं, जो यंग शूट्स हैं वो भी खाई जाती हैं सरसों के साग के तौर पर। फलों से जो है वो इसके जो फ्रूट्स हैं उनसे सीड्स निकलते हैं। सीड्स जो है नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं और उससे तेल निकलता है, वो तेल भी बहुत इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस की चीज़ है। इसके अलावा इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस होते हैं, वो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो जो क्रश्ड पॉट्स हैं जो हमने देखी थी, छोटी छोटी फलियाँ, उनको प्रोसेसिंग करी जाती है, सनलाइट में 7-8 घंटे रखा जाता है, सुखाया जाता है। उसके बाद उसको जो इस कपड़े में लपेट के रखा जाता है उससे हटा लेते हैं, और फिर उनकी पिसाई करते हैं 3 से 4 मिनट तक, और ये पाउडर बन जाता है। इस पाउडर को कहते हैं पाखी। इसको ग्लास बॉटल में स्टोर कर लेते हैं, और वो किसको देते हैं, जिन लोगों को ल्यूकोरिया है या बॉडी की वीकनेस है या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं और ग्लीट्स है या इंटरनल पेन है,
तो ये ज़्यादातर फीमेल से जुड़ी बीमारियां हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों के केस में ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करी जाती हैं, एडल्ट को ही दी जाती हैं। और इसका यूज़ करने का तरीका यही है कि 1 से 2 चम्मच या 10 से 12 ग्राम ये पाउडर जो होता है, इसको 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम दिया जाता है 15 से 20 दिन तक। तो ये माना जाता है कि ये सभी डिजीज़ेज़ जो बेसिकली जो फीमेल से रिलेटेड हैं उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो डिजीज़ कौन कौन सी इससे हो जाती हैं ठीक? लुकोरिया है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, ग्लीट्स है, बॉडी वीकनेस है, इंटरनल पेन, ये सब इससे ठीक होते हैं। इतना बॉटनिकल यूजेस में लीव्स और जो यंग स्टेम है वो इस पे पका भी लिए जाते हैं स्पिनच के साथ में। तो वो उसका एक अलग अलग काम है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंस हो जाती है। इन सारी डिजीज़ के बारे में आप जब भी आपको फुर्सत हो तब आप पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ ये जो ब्रेसिकेसी फैमिली थी ये ख़त्म हुई। ये वो सारे लिंक्स हैं जिनको आप भी स्टडी करिए और इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हम कुछ भी कहीं से भी हम लेते हैं, अडेप्ट करते हैं या अपने कोई प्रेजेंटेशन में शो करते हैं तो उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक साइंस की दुनिया में एथिकल माना जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसको अनएथिकल कहते हैं। तो आप लोग भी जब भी कभी असाइनमेंट बनाया करिए तो जहाँ से जो चीज़ लेते हैं वहाँ पर उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक आदत की तरह अपने में डाल लीजिए, क्योंकि आगे जो जो भी बच्चे आगे जाते हैं और आगे स्टडी करते हैं तो उनको रिसर्च में है या कोई दूसरा भी काम करते हैं वहाँ पर हमेशा ये रेफरेंस की चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। कुछ भी किसी और ने बताया तो वो आप अपने नाम से ना बताएं। ये हमें अपने एक अच्छी आदत के तौर पर डालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंदी आदत है किसी का काम हम अपने नाम से प्रस्तुत करें। तो मैंने जो ये प्रस्तुत किया है इसमें सभी इन साइट्स की मदद ली है। इन सारी साइट्स को हमने देखा है और वहाँ से कहीं से तस्वीरें ली हैं, कहीं से मटेरियल लिया है। तो ये कुल मिला के आपके पास ये जो 45 मिनट का प्रेजेंटेशन है वो इनकी मदद के बिना नहीं बन सकता था। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। अब जो आपके सवालात हैं वो आप मुझसे पूछ लीजिए।